बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी मैंने ये वीडियो बनाई है, इसमें बेसिकली मैंने आपको सारे नोट्स दे दिए। इस वीडियो के सिवाय आपको कोई भी और नोट्स इस चैप्टर के कहीं से भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको अच्छी तरह से कर लेते हो ना, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। यहीं से बस अच्छी तरह 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वीडियो देख लो। बहुत ही छोटी वीडियो है ये। अगर आप इसको बार बार देख लोगे, 2-3 बार देख लोगे, कंप्लीट चैप्टर आ जाएगा। इसमें मैंने फॉर्मूलाज भी लिखे हैं, जिसके बेस पे आपके अगर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको वो सॉल्व करना है। इस चैप्टर में से अच्छा खासा पेपर आएगा मैक्रो का, सो आप इसको ध्यान से करो। 2 बार 3 बार वीडियो जरूर देख लो, सो दैट आपको क्लियर हो जाए सारे के सारे कंसेप्ट्स। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले वो कह रहे हैं गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसके कंसेप्ट्स क्या क्या हैं। गवर्नमेंट बजट हम बोलते किसको हैं? गवर्नमेंट बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें हम आइटम वाइज एस्टीमेट बताते हैं एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का, एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, कितना आपके पास पैसा आएगा, कितना आप खर्चा करोगे किसी भी फिस्कल ईयर में। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाऊं तो ये एनुअल स्टेटमेंट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एस्टीमेट्स बताता है। 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ इज एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटिसिपेटेड फ्यूचर, राइट, एक्सपेंडिचर। सो फोर्थ इज एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, फिफ्थ इज एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर एंड सिक्स्थ इज 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 फिस्कल ईयर, 1 बजट ईयर, राइट। कैलेंडर ईयर नहीं होता। जब हम गवर्नमेंट बजट इंडिया में बात करते हैं तो हम एक कैलेंडर ईयर की ही बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर की ही बात करते हैं, कैलेंडर ईयर की बात नहीं करते। सो ये फाइनेंशियल ईयर फिस्कल ईयर का पार्ट है, राइट। बजटरी ईयर, सो यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ओके। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बजट के? एक्टिविटीज टू सिक्योर अ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा काम करना जिससे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाए। यानी कि प्राइवेट एंटरप्राइजेज हमेशा डिजायर करती हैं कि सारे रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन उनको मिले ताकि उनके प्रॉफिट्स हाई हो जाएं, लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि सच एरियाज ऑफ प्रोडक्शन जैसे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल मे नॉट प्रमोट सोशल वेलफेयर। अब अल्कोहल को मैन्युफैक्चरिंग तो होती है, बट उससे सोशल वेलफेयर थोड़ी हो रहा है। सो उसकी बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट में कंट्री डायरेक्ट्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इस तरह से, सच दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर, दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दैट आर इंजीरियस टू हेल्थ जैसे सिगरेट, विस्की, ये डिस्करेज करना चाहिए हैवी टैक्सेशन के थ्रू। ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल गुड्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, खादी प्रोडक्ट्स, ये इनकरेज करना चाहिए थ्रू सब्सिडीज। ये सब गवर्नमेंट बजट में होता है। सो फाइनली गवर्नमेंट हैज टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इस तरह से ताकि सोशल और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस इन केस द फ्री मार्केट फेल्स टू डू सो डज सो इनएफिशिएंटली। अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को राइटफुली यूज नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी में सिगरेट या विस्की मैन्युफैक्चरिंग में मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज होते हैं जबकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कम रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू सब्सिडीज देके और प्रमोट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। Redistribute activities. So budgets of the government shows its comprehensive exercise on taxation and subsidies. टैक्सेशन और सब्सिडीज पे क्या पार्ट होगा वो सारा का सारा बजट दिखाता है। एक गवर्नमेंट यूजेस फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, जो भी उसका फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे टैक्सेशन के, सब्सिडीज को वो गवर्नमेंट यूज करती है विद ए व्यू ऑफ इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। इनकम और वेल्थ इकोनॉमी में रीडिस्ट्रीब्यूट और डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली हो पाए। एक गवर्नमेंट जो है ना वो रिड्यूस करती है इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इससे इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। इनइक्वालिटी का मतलब है कोई तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है। सो इनकम एंड वेल्थ में इनइक्वालिटी इंप्रूव होती है बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन द रिचर क्लास और सब्सिडीज टू द पुअर या स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर। इट रिड्यूसेस इनकम ऑफ द रिच एंड रेजेस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर। रिच की इनकम को इंक्रीज करता है और रेज करता है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर, दस लीड्स टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो भी इनकम की इक्विटेबल राइटफुल डिस्ट्रीब्यूशन है ये उसको इंप्रूव करता है। एक्सपेंडिचर ऑन स्पेशल एंटी पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, एंटी पॉवर्टी स्कीम्स या एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, यानी कि जिससे पॉवर्टी खत्म होती है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, उस पर ज़्यादा खर्चा करती है गवर्नमेंट, जिससे टू ब्रिंग मोर पीपल अबव द पॉवर्टी लाइन। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो राशन कार्ड के थ्रू वो शुरू करती है गवर्नमेंट, सो दैट द पुअर कुड गेट द फूड ग्रेन्स और अदर एसेंशियल प्रोडक्ट्स दैट टू एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस। फाइनली गवर्नमेंट और क्या करती है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करती है, इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस का साइन है ये।
विच इज़ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव किसी भी वेलफेयर स्टेट का इंडिया में ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है। स्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज, अब फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस क्या करते हैं, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दे आर बाउंड टू जनरेट ट्रेड साइकिल्स, जिसको हम बिजनेस साइकिल्स भी कहते हैं, इससे ही होते हैं। दीज रेफर टू द फेजेस ऑफ रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम किसी भी इकोनॉमी में। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज कमिटेड टू सेव द इकोनॉमी, ऐसे बिजनेस साइकिल से बजट इज यूज्ड एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू कम्बैट और टू सॉल्व दी सिचुएशंस ऑफ डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। बाय डूइंग इट गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लीड्स टू मोर इन्वेस्टमेंट एंड इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। गवर्नमेंट मैनेजमेंट भी करती है पब्लिक एंटरप्राइजेस की, जो भी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट करती है, चाहे वो नेचुरल मोनोपोली क्रिएट करवा के हो या कुछ ऐसी एस्टैब्लिश और मैनेज और सोशल वेलफेयर फॉर द पब्लिक को एस्टैब्लिश करवा के हो। नेचुरल मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन है वेयर देयर आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ आउटपुट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स होती है उससे लार्ज रेंज ऑफ आउटपुट में। इंडस्ट्रीज विच आर पोटेंशियल नेचुरल मोनोपोलीज जैसे रेलवेज एक्सेट्रा, उनका मैनेजमेंट प्रॉपर गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। बजट की इंपॉर्टेंस क्या है, हर एक कंट्री में इट एम्स एट इकोनॉमिक ग्रोथ टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स पीपल। देर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन एनी इकोनॉमी, जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटीज इन इनकम है, वेल्थ है। सो गवर्नमेंट क्या करती है, स्ट्राइव्स हार्ड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हार्ड काम करती है, मेहनत करती है थ्रू बजटरी मेजर्स के थ्रू। बजट फिस्कल पॉलिसी को दिखाता है, आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर डिस्क्लोजेस हाउ मच एंड ऑन व्हाट आइटम्स द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड, किन किन आइटम्स पे कितना कितना गवर्नमेंट स्पेंड करती है। आइटम वाइज डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स indicate the sources from where the government intends to get money to finance the expenditure. So government करती क्या है इसमें, आइटम वाइज डिटेल्स बनाती है गवर्नमेंट रिसीट्स की, जिस इंडिकेट करती है सोर्सेस जहाँ से गवर्नमेंट इंटेंड्स टू गेट मनी, जहाँ से गवर्नमेंट इंटेंड करती है पैसा लेने के लिए, टू फाइनेंस दी एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए। दस बजट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो जो बजट है उसी के थ्रू ही गवर्नमेंट सब कुछ ये कर सकती है, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकती है। सो फिस्कल ईयर इन विच द कंट्रीज बजट इज प्रिपेयर्ड वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। टाइप्स ऑफ बजट, बैलेंस्ड बजट, अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के आप हैरान हो जाओगे। इफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट, इसको हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड वन पॉइंट, अगर बजट सरप्लस है या डेफिशिट है वो अनबैलेंस्ड बजट में आएगा। सो रेवेन्यू इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर, सो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। सो ये बैलेंस्ड बजट होता है। अनबैलेंस्ड बजट क्या है, इफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज आइदर मोर और लेस देन द गवर्नमेंट रिसीट्स, इसको हम अनबैलेंस्ड बजट कहते हैं। जैसे सरप्लस बजट, डेफिशिट बजट। सरप्लस क्या होता है, अगर रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इज मोर देन द एक्सपेंडिचर, इसको हम सरप्लस बजट कहते हैं। सरप्लस बजट इंप्लाइज एक सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट इनकम इज इन एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। मैं इसको इस तरह से भी बोल सकता हूं कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है खर्चा कहां करना है, पैसा तो खूब आ रहा है लेकिन गवर्नमेंट को भी तो पता होना चाहिए ना एक्सपेंडिचर कहां जरूरी है। सो सरप्लस बजट भी अनबैलेंस्ड बजट होता है। डेफिशिट बजट तो होता ही है जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, इसको हम डेफिशिट बजट बोलते हैं। डेफिशिट बजट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इन एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट इनकम। कंपोनेंट्स क्या हैं गवर्नमेंट बजट के, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। अगर मैं लिटरल फॉर्म में बोलूँ, रेवेन्यू बजट का मतलब है रेकरिंग इन नेचर, कैपिटल बजट का मतलब है जो लॉन्ग टर्म होता है, राइट। सो रेवेन्यू बजट, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। बजट में दो ही चीज़ें आती हैं, एक रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, एक एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सो रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू बजट कंटेन्स बोथ टाइप ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रिसीट्स जो है ना वो दो तरह की होती हैं, एक टैक्सेशन से जो आती हैं गवर्नमेंट को, एक नॉन टैक्सेशन से जो आती हैं। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। And then there is revenue expenditure. So revenue receipts, these are receipts that neither create any liability nor reduce the assets of the government. ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स है, रेकरिंग इन नेचर है, ना तो इनसे कोई एसेट क्रिएट होता है
ना तो एसेट रिड्यूस होता है ना लाइबिलिटी क्रिएट होती है। मैंने एसेट रिड्यूस होना क्यों बोला, बिकॉज जब एसेट सेल होगा, फॉर एग्जांपल एक लैंड ऑफ रेलवेज है, लैंड ऑफ बस स्टैंड है विद द गवर्नमेंट, जब लैंड उस बस स्टेशन की या उस रेलवेज की लैंड जब गवर्नमेंट सेल करती है तो गवर्नमेंट का एसेट तो चला गया ना, प्राइवेट हाथों में आ गया वो। सो दैट इज वाई मैंने यूज किया रिडक्शन इन एसेट्स। रिडक्शन इन एसेट से पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, रेवेन्यू रिसीट्स, राइट। सो रेवेन्यू रिसीट रिडक्शन, जब सेल ऑफ रेलवे का लैंड या बस स्टेशन का लैंड करता है वो कैपिटल होता है, वो रेवेन्यू नहीं है, बार बार सेल नहीं होती। सो रेवेन्यू रिसीट्स किसको बोलते हैं, कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट करना या रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होता। इट इंक्लूड्स टैक्स इनकम्स, टैक्स रेवेन्यूज जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यूज जैसे फाइन्स एंड पेनल्टीज, स्पेशल असेसमेंट, एसचीट्स। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई भी ऐसा खर्चा दैट नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर कॉजेज रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, इसको मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलता हूँ। कैपिटल बजट, कैपिटल बजट का मतलब है कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, गवर्नमेंट रिसीट्स दैट आइदर क्रिएट्स द लाइबिलिटीज ऑफ पेमेंट ऑफ लोन और रिड्यूस एसेट्स। सो कैपिटल रिसीट्स। अब एक्चुअली वो एग्जांपल आती है कि रेलवेज ने अपनी ज़मीन बेची तो गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस हो गया, हालांकि गवर्नमेंट के पास पैसा ज़रूर आ गया, या क्रिएट्स लाइबिलिटी, जैसे गवर्नमेंट ने अपनी लाइबिलिटी क्रिएट की है पेमेंट ऑफ लोन करके, राइट, आर कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड द आइटम्स जो नॉन रेपिटेटिव है, नॉन रूटीन इन नेचर, राइट। रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस कौन से हैं, जो रेकरिंग इन नेचर हैं, ये नॉन रेकरिंग इन नेचर हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आइदर क्रिएट्स फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स या रिड्यूसेस इट्स लाइबिलिटी, या तो फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करते हैं, लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट, लोन्स, एडवांसेस टू स्टेट गवर्नमेंट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये होते हैं हमारे बजटरी रिसीट्स, गवर्नमेंट रिसीट्स। सो बजटरी रिसीट्स रेफर टू द एस्टिमेट रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है अलग अलग सोर्सेज से किसी भी एक फिस्कल ईयर में। इट शोज द सोर्सेज जहां से गवर्नमेंट इंटेंड्स टू गेट मनी टू फाइनेंस द एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत तो है ही है। सो गवर्नमेंट के पास जहां जहां से पैसा आएगा किसी भी एक फिस्कल ईयर में, उसको हम बजटरी रिसीट्स बोलते हैं। बजटरी रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स गवर्नमेंट के रिसीट्स, एक रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, एक कैपिटल रिसीट्स होते हैं। हमने पीछे पढ़ा रेवेन्यू रिसीट्स रेकरिंग इन नेचर होते हैं, राइट, यानी कि ये रेगुलर आते रहते हैं। कैपिटल रिसीट्स वंस आफ्टर अ पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स। सो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये टैक्सेशन से आते हैं, ये टैक्स अदर देन टैक्सेशन से जो इनकम गवर्नमेंट को होती है। कैपिटल रिसीट्स में बोरिंग एंड रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब हम वन बाय वन आगे पढ़ते हैं। सो रेवेन्यू रिसीट्स, गवर्नमेंट रिसीट्स that neither creates any liability for the government nor cause the reduction in assets to the government, ये revenue receipts हैं, इनको हम revenue receipts कहते हैं। in revenue receipts both the conditions satisfy होनी चाहिए। revenue receipt include items जो repetitive हैं या routine in nature हैं, right। so please understand revenue का मतलब, revenue receipts का मतलब वो items जो government को income देती हैं and repetitive हैं, routine में हैं, regular होती रहती हैं। Revenue receipts are further classified into tax revenue. Tax revenue refers to receipts from all kind of taxes such as income tax, corporate tax, excise duty. कहीं से भी tax हो, that is tax revenue. Tax क्या होता है, एक legally compulsory payment है that is imposed by the government on the income and profit of persons and companies without reference to any benefit. उनका benefit के reference के बगैर। So कोई भी ऐसी लीगली कंपल्सरी पेमेंट दैट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम एंड प्रॉफिट ऑफ द पर्संस एंड द कंपनीज विदाउट रेफरेंस टू एनी बेनिफिट। टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, जिसमें लाइबिलिटी टू पे लाइज ऑन द पर्सन हिमसेल्फ, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसमें लाइबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट लाइज ऑन समवन एल्स, या इट कैन बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। सो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, जिसमें refers to the government revenue from all sources other than the taxes. There are incomes जो government gets by way of sale of goods and services that are rendered by different government departments, अलग अलग government departments जो इनको सेल करते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू के components क्या क्या हैं, सबसे पहले कमर्शियल रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, जो भी कंपनीज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट्स और द लोकल अथॉरिटीज,
यूनियन टेरिटरीज, राइट, जो भी ये उसमें वहाँ से प्रॉफिट अर्न करते हैं वो सब गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू है. इट इज़ द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज. फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे रेलवेज, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इन सब से जो भी प्रॉफिट आएगा इट विल बी पार्ट ऑफ कमर्शियल रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू. गवर्नमेंट गिव्स लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, प्राइवेट एंटरप्राइज को, जनरल पब्लिक को, सबको गवर्नमेंट लोन देती है और इंटरेस्ट रिसीट्स अर्न करती है इन लोन से. इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड बाय द गवर्नमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, द रेवेन्यू दैट राइजेज ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट करती है वहाँ से जो रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, राइट. सो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू कौन कौन सा है, जैसे फीस. सो फीस रेफर्स टू द पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज जो गवर्नमेंट सिटीजन्स को रेंडर करती है. Such services are generally in public interest and fees are paid by those who receive such services. For example, passport fees, court fees, school fees, government schools में. License fee एक ऐसा पेमेंट है टू ग्रांट ए परमिशन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी को परमिट करता है. फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन फी फॉर एन ऑटोमोबाइल, ये लाइसेंस फी होती है. फाइन्स एंड पेनल्टीज, infringement of law, that is they are imposed on law breakers. Special assessment, sometimes government undertake करती है developmental activities by which value of nearby property appreciates, that leads to increase in wealth. So it is the payment made by owners of those properties जिसकी value appreciate हुई है. For example, if a property near a metro station has increased, then a part of the development expenditure made by the government is recovered from the owners of such properties. We call it special assessment. इसको ना बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, स्पेशल असेसमेंट को शॉर्ट रीड कर लेते हैं. सो फिर से बता रहा हूँ, स्पेशल असेसमेंट क्या होती है, जो भी ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी पे करते हैं टू द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दैट आर डन बाय द गवर्नमेंट नियर देयर रेजिडेंशियल हाउसेस. 4 features. So forms of penalties that are imposed by courts that a person need to pay in the court of law for failing to comply with court orders को fail जब वो comply नहीं कर पाता, failing to comply है. As cheat refers to the claim of the government on the property of a person who dies without having any legal heir or without leaving a will. जो भी बंदे की डेथ हो जाती है और पीछे से उसका कोई लीगल हेयर नहीं होता उसकी प्रॉपर्टी संभालने के लिए, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है. External grants, government receives financial help in the form of grants, gifts from foreign governments and international organizations. Such grants and gifts are received during national crises, for example earthquake, flood, river, war, etc. Right? These were all the non-tax revenue receipts. Then there are capital receipts. जब आप एसेट सेल करते हो या लाइबिलिटीज क्रिएट करते हो या रिड्यूस एसेट्स करते हो, इसको हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं. कैपिटल रिसीट्स, any one of the following conditions must be satisfied. Capital receipts include items which are non-repetitive या non-routine in nature. Components क्या हैं इसके? Borrowing. So domestic borrowing हो या external borrowing हो. The borrowings are made to meet the financial requirements of the country को meet करने के लिए borrowings होती हैं. A government may borrow the money या तो domestically या externally. Domestically मतलब general public. So by issuing the government bonds in the open market, government borrow करती है. The rest of the world, foreign government और international institutions से government borrow करती है. Recovery of loans and advances. Loans जो पहले government ने दिए हुए थे, either to the other governments or locally. So loans offered to others are assets of the government. It includes recovery of loans granted by central government to state, union territory governments. It is a capital receipt because it reduces financial assets को reduce करता है, ये capital receipt है. For example, the government of India may give 1000 crore as a loan to the government of Delhi. The value of asset is 1000 crore क्योंकि government ने 1000 crore का loan दिया, उस पर government interest earn करेगी. When the government of Delhi repays 100 crore, so government of India asset reduces to 900 crore only. Since recovery of loan reduces the value of assets, it is termed as capital receipts. Disinvestment. A government raises funds from disinvestment also. Disinvestment means selling whole or part of the shares, that is equity of selected public sector enterprises that are held by the government. As a result, government assets are reduced. एक बार टैक्सेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? जब लाइबिलिटी टू पे अ टैक्स, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और द बर्डन ऑफ दैट टैक्स, दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, इसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं. आपकी लाइबिलिटी टू पे है, आप ही ने पे करना है विद इन टाइम,
इसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं. सो डायरेक्ट टैक्स इज paid directly by the same person or by the person to whom it is levied. It means a tax in which impact and incidence of tax falls on the same person's पे apply होता है. It is termed as direct tax. In this taxation system, burden of tax is borne by the person. कौन bear करता है? By the person जिसके ऊपर वो tax impose होता है. Which means the burden cannot be shifted to others. दूसरों पे हम shift नहीं कर सकते. The person from whom the tax is collected is also known as the person who bears the ultimate burden of tax. Income tax, corporate profit tax, ये सबसे important examples हैं direct taxation system की. Indirect tax. Indirect tax क्या होता है? जिसमें tax liability तो आपकी है but pay कोई और कर रहा है. So liability to pay a tax is on one person and burden of that tax, incidence of tax falls on the other person. इसको हम indirect tax बोलते हैं. It means a tax in which impact and incidence of tax lie on two different persons, then it is termed as indirect tax. In this taxation system, the payment of tax burden can be shifted to others. In case of indirect tax, person first pays the tax, but he is able to transfer the burden of tax to the others. For instance, sales tax is an indirect tax because indirect tax is collected by the government from the seller of the commodity, who in turn realizes the tax amount from the buyer by including it in the price of the commodity. Other examples of indirect taxes are excise duty, custom duty, entertainment tax and service tax. Progressive tax. एक ऐसा टैक्स द रेट ऑफ विच इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीजेज विद द फॉल इन इनकम. इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं. The higher is the income of the taxpayer, higher is proportionate tax that he pays. For example, in India, income tax is considered a progressive tax because its rate goes on increasing with the increase in annual income. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज करेगा. जैसे इनकम टैक्स होता है, राइट? सो आपकी इनकम आज मान लो 5 लाख रुपए है तो आपको 5% टैक्स देना है. आपका रेट इनकम 10 लाख हो गई तो आपको 10% टैक्स देना है. 15 लाख हो गई तो 20% टैक्स देना है. एंड 15 लाख से ऊपर हो गई तो रेट ऑफ टैक्स में इंक्रीज टू 30%. प्रोपोर्शनल टैक्स. एक टैक्स इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शनल टैक्स व्हेन द रेट ऑफ टैक्सेशन रिमेन्स कांस्टेंट. स्टैटिक रहता है रेट ऑफ टैक्स एज द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर. So, for example, if rate of tax is 10%, annual income of a person is 2 lakhs, he has to pay 20,000. If income increases to 3 lakhs, then he has to pay 30,000 per year. So, in this case, burden of tax is more on the poor section as compared to the richer section. Regressive tax, जैसे GST होता है. In a regressive tax system, the rate of tax falls as the tax base increases. So we find the amount of tax to be paid increases. The rate at which tax is to be paid falls. अब देखो ना 1 लाख 2 लाख 3 लाख लेवल ऑफ इनकम है. टैक्स रेट 10% था 8%. जैसी लेवल ऑफ इनकम 3 लाख हुई तो 7% हो गया. सो 10,000 16,000 21,000 अमाउंट इंक्रीजेज बट द रेट डिक्रीजेज. बजट एक्सपेंडिचर. अभी तक हमने रिसीट्स पढ़ी हैं. तो व्हाट इज एक्सपेंडिचर नाउ? Budget expenditure refers to the estimated expenditure of the government on its developmental and non-developmental programs, planned and non-planned programs during the fiscal year. So कितनी तरह का होता है ये? planned and non-planned expenditure, revenue and capital expenditure, development and non-development expenditure. सबसे पहले planned. So planned expenditure क्या है? जिसमें आप सोच समझ के incurred by the government to fulfill the planned development program. सोच समझ के गवर्नमेंट खर्चा करती है, गवर्नमेंट प्री प्लान करती है, उसके ऊपर एक्सपेंस करती है. दिस इंक्लूड्स बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट और प्लानिंग कमीशन ऑफ अ कंट्री. एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पब्लिक यूटिलिटीज, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सब प्लान्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है. नॉन प्लान्ड. दिस रेफर्स टू ऑल सच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. For instance, no government can escape from its basic function of protecting the lives and properties of the people. For this, government has to spend on police, judiciary, military. इन सब पे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट है ये. गवर्नमेंट को इन सब पे खर्चा करना पड़ता है. ये नॉन प्लान्ड होता है. देन इट इज रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू वही है, नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर कॉजेज रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बोथ दी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. एग्जाम्पल्स क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के? रेकरिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को. सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, या पेंशन एक्सेट्रा बार बार पे करनी पड़ती हैं, रेगुलरली पे करनी पड़ती हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट आइदर क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट
इक्विटी और शेयर्स बाय करते हैं हम उसमें ऑफ द डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दैट आर परचेज बाय द गवर्नमेंट, और कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज हम रीपे करते हैं लोन्स का, रिड्यूसेस द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबव कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. जो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसमें इन दोनों में से कोई एक कंडीशन, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है. दैट इज इट क्रिएट्स एसेट्स for the government or reduces the liabilities of the government. Thus, it refers to expenditure that leads to creation of assets or reduction in liabilities. Such an expenditure is incurred on long period development. Developmental expenditure, जो भी हम खर्चा करते हैं प्लानिंग के बाद बट ऑन दी प्रोग्रेस on activities that are directly related to economic and social development of the country. This includes expenditure on education, health, agriculture, transport, roads, rural development. Right, so this also includes loan given by the government to enterprises जैसे सहारा for the purposes of development. डेवलपमेंट के लिए हम लोन देते हैं जब, उसको हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं. नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जैसे फ्लड्स आ गए, राइट, डिफेंस के लिए करते हैं, पेमेंट ऑफ ओल्ड एज पेंशन, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, सब्सिडीज. नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द असेंशियल जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट. असेंशियल जनरल सर्विसेज जो ज़रूरी हैं और करनी पड़ती हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस, पुलिस, राइट, पेमेंट ऑफ ओल्ड एज पेंशन, ये सब नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है. इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. डेफिसिट्स एंड इम्प्लीकेशंस. सो बजट डेफिसिट, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर, दैट इज रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला के ओवर द टोटल बजटरी रिसीट्स, दैट इज रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट ऐड करके. सो हम क्या करते हैं, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट, क्योंकि डेफिसिट है ना, इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है. सो व्हेन सम ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट फॉल शॉर्ट ऑफ सम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो बजटरी डेफिसिट इज सेड टू अकर. डेफिसिट मतलब खर्चा ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है. टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स. रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट तीन ही तरह के होते हैं. रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू मतलब वही रिकरिंग इन नेचर. So it refers to the excess of revenue expenditure of the government over revenue receipts. Revenue expenditure is more than revenue receipts. So total revenue expenditure minus total revenue receipts. Implications क्या है revenue deficit के? Revenue deficit indicates dis savings on government account. The government has to make up uncovered gap. So dis savings, government save नहीं कर पाती, government को uncovered gap pay करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है. रेवेन्यू डेफिसिट इंप्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू कवर दिस अनकवर्ड गैप बाय ड्राइंग अपॉन कैपिटल रिसीट्स, या तो बोरिंग्स के थ्रू या एसेट सेल करके वो एक अनकवर्ड जो गैप है उसको कवर करती है, जिससे उसके कैपिटल भी रिड्यूस होती है, कैपिटल एसेट भी रिड्यूस होता है. सिंस गवर्नमेंट इज यूजिंग कैपिटल रिसीट्स टू जनरली मीट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इट लीड्स टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी. इसी से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होती है इकोनॉमी में. हमें कुछ मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए जिससे हम रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस कर सकते हैं. रेवेन्यू डेफिसिट है ना, सो हम क्या करें, अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को खत्म करें, रिड्यूस करें उसको. गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स रिसीट्स को वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू से, जो भी रिसीट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट उसको इंक्रीज करें. सेकेंड इज फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज फिस्कल ईयर. सो फिस्कल डेफिसिट, सो टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट्स, राइट. सो टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, टोटल रिसीट्स कम है, इट इज़ फिस्कल डेफिसिट. अब देखो फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजटरी रिसीट्स नेट ऑफ बोरिंग्स, राइट. या टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, टोटल टैक्स या नॉन टैक्स, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स. जितना भी पैसा चाहे वो रेकरिंग से आए या नॉन रेकरिंग से आए, यानी कि रेवेन्यू रिसीट से आए या कैपिटल रिसीट से आए, वो जो पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है. सो रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट और बोरिंग्स. नेट बोरिंग्स एट होम इंडिकेट्स दैट डायरेक्टली बोरोड फ्रॉम द पब्लिक थ्रू डेट इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम्स, प्लस बोरिंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड. Fiscal deficit is a measure of total borrowings that are required by the government. Fiscal deficit indicates capacity of the country to borrow in relation to what it produces. कितना वो और लोन ले सकते हैं और कितना वो खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं. It shows the extent of government dependence on borrowing to meet its budget expenditure. गवर्नमेंट
का एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट डिपेंडेंस को शो करती है वो अपने बजट एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट गवर्नमेंट बोरिंग इंक्रीजेस लाइबिलिटी इन फ्यूचर टू रीपे द लोन विद इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि गवर्नमेंट जितना बोरो करेगी उसके ऊपर इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट को देना ही है ना, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। इससे हायर रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज होता जाएगा। सो फिस्कल डेफिसिट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। सो फिस्कल डेफिसिट 4.9% ऑफ जीडीपी चल रहा था 10 साल पहले। इम्प्लीकेशंस क्या हैं फिस्कल डेफिसिट के? इससे इन्फ्लेशन होती है। एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग इंक्लूड्स बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। दिस इनवेरिएबली implies deficit financing or meeting the deficit requirements of the government by way of printing more currency। जो भी फिस्कल डेफिसिट है ना उसके दो ही मेथड्स हैं उसको कवर करने के लिए, या तो बोरिंग्स करे गवर्नमेंट, या सेकंड क्या है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। अब अगर गवर्नमेंट बोरिंग करती है तो क्या होगा, गवर्नमेंट जब भी बोरिंग करेगी ना तो उसको इंटरेस्ट पेमेंट के साथ पैसा वापस करना है, सो उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। इज अ डेंजरस प्रैक्टिस दो वेरी कन्वीनियंट फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितने चाहे उतने नोट्स प्रिंट कर सकती है, बट उससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस, गवर्नमेंट बोरो करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो इससे डिपेंडेंस बढ़ जाती है। जो वो कंट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट को ऑफन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाय द लेंडर कंट्रीज। इट इंक्रीजेज आर सोशल स्लेवरी। वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं। फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशंस। सो बोरिंग से क्या होगा, अकमुलेशन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन फ्यूचर जनरेशंस के लिए। इट इज़ फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू रीपे द लोन्स एज वेल एज माउंटिंग द इंटरेस्ट देयर ऑन। डेफिसिट्स मल्टीप्लाई बोरिंग्स। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इट कॉजेज एन इंक्रीज इन इट्स रेवेन्यू। डेफिसिट इंक्रीज होता है इससे। विशियस सर्कल इज सेट वेयर इन द गवर्नमेंट टेक्स मोर लोन्स टू रीपे अर्लियर लोन्स, जिसको हम डेट ट्रैप बोलते हैं। सी प्राइमरीली होता क्या है, नया लोन लेना पड़ता है पुराने लोन को पे करने के लिए। पुराने लोन को पे विद इंटरेस्ट करना है तो इसलिए नया लोन हायर लेना पड़ेगा। जब हम हायर लोन लेंगे उससे डेट ट्रैप होता है। नया लोन लेते जाओ और पुराना लोन उसी से रीपे करते जाओ। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट्स। सो इम्प्लीकेशन क्या है प्राइमरी डेफिसिट की? While fiscal deficit shows the borrowing requirements of the government for financing the expenditure inclusive of interest payments, primary deficit reflect क्या करता है? The borrowing requirements of the government for meeting the expenditure other than interest payments on the earlier loans. That's it on the government budget. I tried to cover each and every topic. इतना ही पढ़ लोगे अगर आप गवर्नमेंट बजट का, इससे बाहर कुछ नहीं है आपके सिलेबस में, राइट? इसके बाद मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है जिसमें आपको गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल्स भी हैं। ये दोनों देख लोगे ना तो आपका ये चैप्टर बोथ फॉर थ्योरी एंड न्यूमेरिकल कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो।